क्वेश्चन नंबर 8 बात करेंगे। दे रखा है कि इंटेस्टिनल villi आर मोर न्यूमरस एंड लार्जर इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्मॉलर इंटेस्टाइन देन इन एंटीरियर पार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंटेस्टिनल villi जो होता है, इंटेस्टाइन बोलेंगे तो स्मॉलर इंटेस्टाइन्स के बारे में बात करेंगे। उनकी जो सेल्स होता है कुछ इस तरीके से फोल्डेड है और यहाँ पे और भी माइक्रो villis इस तरीके से पाया जाता है। villi होने की एक ही मकसद होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा रहे, ज़्यादा रहने से क्या होगा, फूड एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा फूड एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो ये बोल रहा है कि पोस्टीरियर पार्ट में जो होता है मोर क्या रहता है आपकी, हाँ, villi प्रेजेंट होता है एंड एज कम्पेयर टू एंटीरियर पार्ट। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड जो है पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट समझ रहे हो, तो मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हम डिस्कस किए थे, ये है आपकी स्टोमक, है ना, स्टोमक हो गया, ये है आपकी डिओडेनम, है ना, डिओडेनम, फिर इसके बाद जेजुनम, फिर उसके बाद इलियम होगा। तो ये एंटीरियर रहेगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे ये पोस्टीरियर है। खाना जो है इस तरीके से डाइजेशन हुआ, मतलब कि स्टोमक में कुछ डाइजेशन होगा, प्रोटीनियस फूड, फिर आ जाएगा डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर है ना, ठीक है ना। तो लास्ट एरिया जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो डाइजेस्टेड फूड की अमाउंट जो है ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली डाइजेस्टेड फूड ज़्यादा है तो उसको एब्जॉर्प्शन करने की ज़रूरत है, तो इसलिए पोस्टीरियर पार्ट में ज़्यादा न्यूमरस होता है। समझ में आए ना। तो क्या होगा, डाइजेशन इज फास्टर इन पोस्टीरियर पार्ट। जो villi है, villi की जो मतलब कि जो मेन रोल है, फूड खाना जो है एब्जॉर्प्शन करने की उनकी मेन रोल है। तो डाइजेशन फास्टर होने से उनका उतना कोई रोल नहीं है। ब्लड सप्लाई पोर रहता है एंटीरियर पार्ट में, ऐसा भी नहीं है ना। ब्लड सप्लाई पोर इन पोस्टीरियर पार्ट, ऐसा भी नहीं है। देयर इज मोर ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट में जो है ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड रहता है, तो इसलिए डाइजेस्टेड फूड है तो इसका मतलब है कि उसको एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 को हम बात करेंगे। प्रोटीन कोटेड स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स फॉर एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड। जो कि जैसे क्या होता है ना, हमारे जो लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन तो डाइजेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपकी फैट के साथ, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सबसे पहला है कि फैट को क्या किया जाता है, वो जो सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के लिए उनको सबसे पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे, फैट ग्लोब्यूल्स हम उसको कहते हैं, उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एंजाइम्स एक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि फैट जो है वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इस फैट ग्लोब्यूल्स की चारों तरफ क्या किया जाता है, प्रोटीन की कोटिंग किया जाता है। प्रोटीन कोटिंग करने से ये जो प्रोटीन है ना कुछ इस प्रकार के होता है, उनकी एक साइड होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होने से क्या होगा ना, जो है ना ये लिपिड के साथ अटैच हो गया, ठीक है ना। और उनकी जो आउटर सरफेस, ये जो साइड्स होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। समझ में आया है नहीं। मान लीजिए ये आपकी फैट ग्लोब्यूल्स है, ये फैट है, मान के चलिए ये फैट है, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरीके से प्रोटीन अटैच करोगे उसमें, उन मतलब कि इनका इस साइड्स जो है हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक होगा तभी ये फैट के साथ अटैच हो पाएगा। उनकी ये वाला साइड्स जो होता है, मतलब कि इस वाला साइड्स जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होने से क्या होगा ना, जो एंजाइम्स है इसके ऊपर एक्शंस दिखा पाएंगे। तो इसलिए प्रोटीन की चारों तरफ, लिपिड फैट ग्लोब्यूल्स की चारों तरफ प्रोटीन की लेयर बन जाता है और वही लेयर को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। क्लियर हुआ। अच्छा, माइसेली जो है इस तरीके से जो फैट ग्लोब्यूल्स होता है, पहले फैट की साइज ज़्यादा रहता है, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमको उसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए, या आप बोलोगे या इतना बड़ा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, नहीं। या इसको यदि हम 10 मॉलिक्यूल में करेंगे ना, ठीक है ना, ऐसे 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 करेंगे तो ये सबकी जो सरफेस एरिया आप कुल मिला के करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए उसको हम तोड़ते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, इसको हम माइसेली बोलते हैं। एंड लैक्टियल्स क्या होता है, लैक्टियल्स तो आपका लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जहाँ मतलब कि जो इलियम रीजन्स को सप्लाई रहता है और वहीं पे फैट की एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसको हम लैक्टिल्स कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 की, ये हो जाएगा काइलोमाइक्रोन। जो ऐसा फैट मॉलिक्यूल जिसकी चारों तरफ प्रोटीन की लेयर है, कोटिंग है, उसको हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। उसके बाद हम बात देखेंगे टाइलिन। टाइलिन ऑफ सलाइवा एक्ट इन। टाइलिन जो होता है
सालाइवरी अमाइलेज, पैरोटिड ग्लैंड मतलब है कि हमारे जो बोकल कैविटी है, जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड से जो एंजाइम्स रिलीज होता है उसको हम सालाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ठीक है, सालाइवरी अमाइलेज कहते हैं। और सालाइवरी अमाइलेज की दूसरा नाम होता है टाइलिन। यहाँ पे पी साइलेंट रहता है, आप टाइलिन ऐसे मतलब कि प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, टाइलिन। टाइलिन जो होता है एकदम मतलब कि न्यूट्रल आप कह सकते हो, यानी कि एकदम स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस में वो एक्शंस दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस कौन सी है ना, 6.8 है ये वाला। ये तो स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशंस नहीं होता है। अल्कलाइन कंडीशंस आपका कहाँ आ जाएगा, ड्यूडेनम में आ जाएगा अल्कलाइन कंडीशंस। स्टोमक में एकदम हाईली एसिडिक कंडीशंस होता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस स्टोमक में होता है, यहाँ पे नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। ऑक्सिंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन, ऑक्सिंटिक सेल्स जो है ये कहाँ लोकेटेड है। याद रखिए हम बात किए थे आपको स्टोमक बताने के टाइम पे, स्टोमक की जो है ना एरा में डिफरेंट टाइप की सेल्स होता है। ऑक्सिंटिक सेल मैंने बात की थी, आपको याद रखने के लिए भी बताई थी। ओ एक्स ऑक्स याद रखिए, ऑक्स ने गुस्सा हुआ, जो बुल ऑक्स होते ना एकदम मतलब कि युद्ध हो जाता है उनके बीच में, तो ऑक्सिंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करने में मदद करता है, हम देखेंगे। ऑक्सिंटिक सेल आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस एंड सीक्रेट्स ग्लूकागन, ये तो नहीं करेगा। ये बोल रहा है कि आइलेट जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की एक एरिया रहता है जो एंडोक्राइन एरिया, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये उनकी कौन सी एरिया है, एंडोक्राइन एरिया, मतलब है कि ऐसा एरिया जहाँ पे इंसुलिन एंड ग्लूकागन वगैरह बनता है। ये तो नहीं होगा, ऑक्सिंटिक सेल वहीं पे नहीं होता है। गैस्ट्रिक एपिथेलियम एंड सीक्रेट पेप्सिन, ये बोल रहा है कि गैस्ट्रिक मतलब कि डाइजेस्टिव जो स्टोमक है उसमें है, हाँ गैस्ट्रिक है, लेकिन सीक्रेट पेप्सिन दे रखा है, ये तो नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताई थी ऑक्सिंटिक, ऑक्स याद रखिए, वो ऑक्स से स्टार्ट हो रहा है, गुस्से वाला एक ऑक्स है जो कि हाँ, ये बोल रहा है पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, नहीं। तो हम देखेंगे बी तो नहीं होगा, फिर क्या दे रखा है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस ये सही होगा। ठीक है, अच्छा ऑक्सिंटिक सेल्स एक रहता है, और उसके पेप्टिक सेल्स जो रहता है वो पेप्सिन सीक्रेट करता है, ऑक्सिंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अच्छा, किडनी में तो ये इनका रोल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि द इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 29 फीट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन हम जो बोल रहे हैं ये 29 फीट की होता है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, इंटेस्टाइन इतने लेंथ क्यों होता है, इट प्रोवाइड्स मोर एरिया फॉर फूड स्टोरेज, स्टोर करने के लिए। फूड स्टोरेज मैक्सिमम जो है स्टोमक में हो जाता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि डाइजेशन वाली काम जो है इंटेस्टाइन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाली काम जो होता है वहीं पर होता है। तो मोर लेंथ होने से क्या होगा, बैक्टीरिया कंटेंट इन फूड में भी ग्रेजुअली बी किल्ड। बैक्टीरिया को किल करने के लिए ऐसा होता है, नहीं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए लाइसोजाइम्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होता है, और ये चीज़ें होता है। लेंथ, मोर लेंथ इंक्रीज फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सही होगा, ये एक लगता है, क्योंकि डाइजेशन की मेन पर्पज वही है। एंड हमारे बॉडी सिस्टम्स की यदि हम बात करेंगे, ऐसे डिजाइन हुआ है, हम बहुत कार्निवरस एंड हॉर्बीवोरस की कैटेगरी में, मतलब कि जो ओमनिवोरस कैटेगरी में आ जाएंगे। पहला चीज़ है कि इतनी जो लॉन्ग इंटेस्टाइन्स होता है ना, वो किसके लिए होता है, जो कार्निवरस ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, क्योंकि जो मीट वगैरह है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मतलब कि लॉन्ग इंटेस्टाइन रहेगा तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जो हॉर्बीवोरस होते हैं उनका थोड़ा सा छोटा इंटेस्टाइन्स होता है, क्योंकि हॉर्बीवोरस चीज़ों को डाइजेस्ट होने आसान रहता है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे मोर लेंथ जो है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्रिप्स ऑफ लिवर कुन्ने इज प्रेजेंट इन, क्रिप्स ऑफ लिवर कुन्ने कहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, आप याद रखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पे प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन है। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ गुड दे रखा है, फूड होगा, इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग इन मामल, इसको हम क्या कहेंगे, कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि एंट्री को रोक रहा है, एपिग्लोटिस होगा। जैसे देखिए स्ट्रक्चर में थोड़ा आपको
बता देती हूँ। हमारे जो वोकल कैविटी आप देख सकते हो, माउथ है ना। कुछ स्ट्रक्चर अभी आप देखोगे, एक्चुअली यहाँ पे एक मतलब एक्स्ट्रा पेज नहीं मिल रहा है तो इसलिए देखिए। तो मान लीजिए कोई एक इंसान है, ठीक है, ये उनकी माउथ हो गया। अच्छा, ये नोज वाला हिस्सा है, कुछ क्या हो गया, अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये नोज वाला हिस्सा हो गया, ये इस तरीके से रेस्पायर करेगा। एंड ये उनके माउथ वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, इसे खाना लगेगा। तो खाना एंड ये रेस्पिरेशन करने के बाद ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, एक कॉम्बिनेशंस बन जाता है, एक ऐसा एरिया बनेगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विंड आ जाता है, यहाँ पे फूड आ जाता है। इस कॉमन एरिया जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स फूड एंड विंड के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, जहाँ पे नाजल चैम्बर की ओपनिंग भी है, वोकल कैविटी की ओपनिंग भी है। आपने कभी कभी मार्क किए होंगे, जब रनिंग नोज होता है ना, आप ऐसे मुंह से निकाल देते हो, ठीक है ना, स्पुटम हम उसको कह लेते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए। और रनिंग नोज जब रहता है, नोज से जब आएगा तो उसको हम रनिंग नोज कहते हैं, और जब हम निकाल देते हैं मुंह से तो लगता है ना एक कनेक्शन तो है ना। विजुअलाइज कीजिए चीज़ों को। उसके बाद हम देखेंगे जो डेस्टिनेशंस होता है, फूड के डेस्टिनेशंस जो रहेगा वो कहाँ जाना चाहिए। फूड चाहेगा मैं स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे चले जाऊँगी, एंड आपकी ये जो चाहेगा क्या, आपकी जो विंड है ये चाहेगा कि हम चलेंगे कहाँ, तो ये आगे रहता है, ये बोलेंगे हम लंग्स की तरफ चले जाएंगे। समझ रहे हो ना, डेस्टिनेशन जो है दूसरों की अलग अलग होता है। तो इसलिए क्या होता है, मान लीजिए ये विंड पाइप है, ये विंड है, आगे की तरफ जो रहता है विंड पाइप होता है, उसके जस्ट पीछे जो रहता है दैट इज़ द फूड पाइप होता है। दोनों जो है अलग अलग होते हैं, फूड पाइप होता है। एंड उनकी इसकी जो डेस्टिनेशन है, ये स्टोमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे हो जाएगा। एंड इनकी जो डेस्टिनेशंस है, ये आपका ट्रैकिया, लंग्स, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि एपिग्लॉटिस हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। इस एरिया को हम ग्लॉटिस कहेंगे। एंड ये फ्लैप, पत्तियाँ जैसे स्ट्रक्चर, लिप्स जैसे होता है ना, होता है इस तरीके से, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, देखिए एपिग्लॉटिस क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, क्योंकि बात करने के लिए हवा की ज़रूरत होता है ना। विंड, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, विंड की वजह से साउंड प्रोडक्शंस होता है। जब आप खाना खा रहे हो तो ये क्या करेगा, जो विंड पाइप को क्लोज कर लेगा, है ना, विंड पाइप को ऐसे कवर कर लेगा, ताकि फूड जो है और लंग्स के अंदर ना घुसे। कभी कभी हम खाना भी खाते हैं, इसलिए बुजुर्ग बोलते हैं ना, मतलब खाना खाने के टाइम पे बात मत कीजिए, ऐसे बोलते हैं। अब खाना भी खा रहे हो और बात भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर रेस्पिरेटरी मतलब कि जो है ना, नाजल चैम्बर देख के ऐसे खाना आ जाता है, हम सोचते हैं कि कोई हमको याद किया। ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, याद कोई नहीं किया। तो क्योंकि यहाँ पे बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, आप खाना भी खा रहे हो यार, बात भी कर रहे हो, बात करोगे तो विंड, हवा आने की ज़रूरत है, तो रेस्पिरेटरी पाइप तो ओपन होना भी चाहिए। तो इस कंडीशंस में क्या करता है, ये जो है कंफ्यूज होकर ऐसे स्ट्रेट रहता है ना। तो उस कंडीशंस में खाना जो है यहाँ पे आपका विंड पाइप में एंट्री हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम इरिटेशंस होता है ना, स्टीजिंग, कॉफिंग वगैरह होता है, उसके बाद बाहर आ जाता है। तो इसलिए एपिग्लॉटिस जो है ये एक स्ट्रक्चर है जो कि कवर करेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया, द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन वर्टिब्रेट बॉडी। वर्टिब्रेट में एनामल्स जो होता है, जो कि टीथ में आउटर कवरिंग जो व्हाइटिश पार्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होता है। एक एप्पल है या कोई भी चीज़ है, आप ऐसे है ना, जो या शुगर के ना अपने कभी खाएंगे, तो आप ऐसे हाथ में उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन टीथ में कर पाओगे। एपिथेलियम दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक वाल। स्टोमक वाल की जो इनर लाइनिंग में जो एपिथेलियम होता है, उसको हम कौन सी एपिथेलियम कहेंगे ना, क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, जो कि क्यूब साइज की रहेगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक का मतलब कि ऐसा एंजाइम जहाँ पे जो कि प्रोटीन को तोड़ सकता है, उसको हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहेंगे, ठीक है। रेनिन जो होता है, आप याद रखिए, स्टोमक में स्पेसिफिकली दो एंजाइम सीक्रेट होता है प्रोटीन को, क्योंकि स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन होता है। एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन, ठीक है ना, रेनिन। रेनिन जो होता है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन का नाम होता है कैसिन। कैसिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा रेनिन, ठीक है। RENNIN होगा। ये जो सिंगल एन वाला जो होता है वो हॉर्मोन्स होता है, वो किडनी में सीक्रेट होता है, याद रखिए।
देखिए नॉट दे रखा है, उनमें से कौन सी नहीं है ना। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आ रहा है। ट्रिप्सिन एक क्या है, ट्रिप्सिन स्पेसिफिकली एक अमीनो एसिड्स की जो चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। तो काइमोट्रिप्सिन ये तो एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम हो जाए, मतलब ऐसा एंजाइम होगा जो कि प्रोटीन को तोड़ सकता है। यदि हम देखेंगे यहाँ पे टीएफसिन्स है ना, ये जो चीज़ें होता है ये आपकी प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स नहीं है। तो काइमोट्रिप्सिन एंड रेनिन एंड उसके साथ साथ पेप्सिन याद रखिए, ठीक है ना। कार्बोक्सी पेप्टिडेज याद रखिए, पेप्टिडेज लिखा है मतलब पेप्टाइड को तोड़ रहा है। अच्छा, तो हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कि जॉन्डिस इज डिजॉर्डर ऑफ जॉन्डिस, जिसको हम बोलते हैं ना लीवर से रिलेटेड जो डिजीज होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि जॉन्डिस कौन सी सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जॉन्डिस वाली जो चीज़ें हैं स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर। एक्चुअली क्या होता है जॉन्डिस में, जो येलोइस कलर, नेल वगैरह ये सारे जो होता है वो येलोइस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली जो ब्लड जो है ना, ठीक है, बिलुरुबिन, बिलुभिरिडिन आप जब देखोगे, बिलुभिरिडिन एंड बिलुभिरिडिन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और एक ध्यान नोट कर लीजिए, जो स्टेप्सिन्स होता है यहाँ पे है ना, स्टेप्सिन्स जो होता है ये पैनक्रियास से सिक्रेट होता है एंड ये लाइपेज होता है, लिपिड डाइजेशंस में हेल्प करेगा। इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास है ना, पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द लिपिड। अच्छा, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बात किया जो है गल ब्लैडर, लीवर से सिक्रेट होता है बिलुरुबिन एंड बिलुभरिडिन एंड ये क्या करेगा, गल ब्लैडर में बाइल में यहाँ आके लिपिड डाइजेशन में मदद करता है। इस कंडीशंस में जब ये लीवर कोई इन्फेक्शंस हो गया है ना, हेपेटाइटिस जैसे वायरसेस होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बिलुरुबिन, बिलुभरिडिन जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसलिए ये बॉडी की जो व्हाइटिश पार्ट होता है, जैसे पाम वाला हिस्सा, नेल वाला हिस्सा हो गया, ये सारे येलोइश दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि बिलुरुबिन एंड बिलुभरिडिन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम्स की मदद से एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए, लेकिन लीवर के इन्फेक्शन होने की वजह से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, बॉडी में डिपॉजिट होकर रहता है, इसलिए येलो कलर देखने को मिलता है। When गॉल ब्लैडर ऑफ ए मैन इज रिमूव्ड, तो गॉल ब्लैडर किसी किसी लोगों का रिमूव किया जाता है, तो क्या होगा, फैट डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर से जो बाइल निकलता है, बाइल में जो बाइल एसिड्स होता है, बाइल सॉल्ट्स होता है, वो फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो फैट डाइजेशन ये रखा है कि नॉट पॉसिबल्स दे रखा है, फिर दे रखा है कि एसिडिटी कंटिन्यू इन डिओडेनम, ऑब्वियसली क्योंकि देखिए स्टोमक जो है हाईली एसिडिक होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिओडेनम आ जाता है, और डिओडेनम को सिक्रेशंस रहता है लीवर की एंड पैनक्रियाज की। तो ये बाइल जो होता है ना ये न्यूट्रल कर लेता है ना, स्टोमक से आने वाले जो फूड है, पैनक्रेटिक जूस एंड आपकी क्या बाइल जूस जो है मिलके उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ पैनक्रेटिक जूस अपॉन द फूड इज इम्पेयर्ड, मतलब कि ये जो है ना वो कम्प्लीमेंटरिटी होते हैं, बाइल आएगा बाइल जूस से है ना, और यहाँ से पैनक्रेटिक जूस से जो एंजाइम्स आते हैं वो सब कुल मिला कर, और सेल्फ इंटेस्टाइन से भी सिक्रेशंस होता है, एंट्रोकाइनेज कहते हैं, कुल मिला के इफेक्ट डालते हैं, इम्पेयर्ड होगा। तो ये सारे होता है ना, सारे होने की प्रॉबिलिटी है। Which set of organ and histological structure present in it is a correct, तो ऑर्गन एंड उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में कौन सी चीज़ें जो है करेक्ट है, देखिए स्टोमक, गोबलेट सेल, ब्रूनर्स ग्लैंड, जाइमोजन सेल्स। स्टोमक है, गोबलेट सेल से चलेगा, लेकिन जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स होता है इस स्टोमक में प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। इंटेस्टाइन, गोबलेट सेल, क्रिप्स ऑफ लिवर ने सबम्यूकस है, यस ये सही है, ठीक है, ये सही है। लंग्स देखेंगे, लंग्स में या भोकल सैक, ब्रोंकियोल, ब्रोंकोस। लंग्स के अंदर भोकल सैक्स नहीं होता है, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकोस वही होता है, क्योंकि इस तरीके से हम देखेंगे और मतलब कि इसे लैरिंग्स फैरिंग्स है ना, फेरिंग्स लैरिंग्स, फिर हम इसी तरीके से ये ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, जब लंग्स के अंदर एंट्री होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकोस ये लंग्स के अंदर होता है, लेकिन वोकल सैक्स तो नहीं होता है, ये लैरिंग्स रीजन में रहेगा, ये तो नहीं होगा। किडनी, ग्लोमेरुलस, अल्वियोली, लूप्स ऑफ हेनले,
ये जो alveoli है ये तो लंग्स की हिस्सा होता है, लंग्स की जो टर्मिनल ब्रोंकियल के पाउच जैसे स्ट्रक्चर बनाता है उसको alveoli कहते हैं, ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो डाइजेस्टेड फूड को कौन ऑब्जर्व करेगा? फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इसको पेयर्स पैचेस झिल्ली में ऑब्जर्प्शन होता है, क्योंकि झिल्ली तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने में ही प्रेजेंट होता है, तो इसलिए झिल्ली होगा। ठीक है, द स्पिंचर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट बिटवीन, स्पिंचर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए, तो जब हम डिस्कस किए थे यहाँ पे, और एक बार बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत गल ब्लैडर की सिक्रेशंस भी रहता है, एंड साथ ही साथ मान लीजिए ये आपका है ना ऑइसोफेगस है, ये स्टोमक है, फिर इस तरीके से हम डियोडेनम के बारे में देखेंगे, है ना, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, ये रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका एक है क्या, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब हम देखेंगे कुछ इस प्रकार के रहेगा। ठीक है, ऐसे लीवर है, लीवर ऐसे दो है ना, राइट लीवर एंड लेफ्ट लीवर होता है, राइट लीवर लेफ्ट लीवर होता है। लीवर से जो डक्ट आता है हम उसको हेपेटिक डक्ट कहेंगे, यहाँ पे होता है गल ब्लैडर, उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, समझ रहे हो ना। लीवर से बाइल सिक्रेशंस होता है, होने के बाद गल ब्लैडर में स्टोर होकर रहेगा, और जब भी ज़रूरत होता है तो गल ब्लैडर से आ जाता है। तो इसलिए उसके बाद हम देखेंगे हेपेटिक है ना, तो ये कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगा। तो ये हेपेटिक डक्ट है, लीवर से आ रहा है, लीवर रिलेटेड टू द हेपाट है ना, हेपाटो तो जो सेल है। तो सिस्टिक डक्ट गल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है हम उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये गल ब्लैडर के डक्ट है, हेपेटिक डक्ट लीवर की डक्ट होता है। तो ये दोनों जब मिल जाएगा कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। और दूसरे साइड से यहाँ पे हम देखेंगे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है, एंड पैनक्रिया की जो डक्ट है ये आके यही कॉमन हेपेटिक डक्ट से खुलता है। ठीक है ना, यहीं पे खुलने के बाद ये दोनों यहाँ पे ये खुलेगा, यहाँ पे फिर ये आके यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ठीक है ना, यदि हम बात करेंगे स्पिंचर ऑफ ओडाई हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, तो यहाँ पे पैनक्रियाज की डक्ट ओपन होने के बाद अभी इसको हम बोलेंगे हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब कि लीवर से आने वाले डक्ट हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और यही ये आके कहाँ ओपन हुआ है, डियोडेनम में। तो यहाँ पे स्पिंचर ऑफ ओडाई होता है, मतलब है कि स्पिंचर इसलिए होता है जब जरूरत होगा, खाना आ गया तो उसके बाद वो डाइजेशन करना स्टार्ट करेगा। तो ये बोल रहे हैं, तो स्पिंचर ऑफ ओडाई कहाँ प्रेजेंट होता है, हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट में प्रेजेंट होता है, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। द टोंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, टोंग जो होता है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से कैसे अटैच हुआ है, फ्रेनुलम होता है। जब आप अपनी टोंग को ऐसे फोल्ड करके देखोगे ना, मान लीजिए इस तरीके से टोंग है, इस तरीके से देखोगे कि पतली सी चीज़ें है, ऐसे फोल्ड करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या 24 व्हिच इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन। रेनिन आपका कहाँ सीक्रेट होता है, यहाँ पे डबल एन दे रखा है। ठीक है, डबल एन दे रखा है, तो ये स्टोमक वाला है, और एक रेनिन है किडनी है, याद रखिए सिंगल एन होगा तो किडनी हो जाएगा। स्टोमक में रेनिन जो होता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, एंड मिल्क प्रोटीन के नाम होता है कैसिन, याद रखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं होगा, स्टोमक होगा लेकिन फैट दे रखा है, स्टोमक में फैट नहीं है। माउथ है, माउथ में स्टार्च, माउथ में स्टार्च कौन करता है, नसालाइभरी एमाइलेज या तो टाइलिन जो है वो स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है, ये नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट इज कंप्लीटेड इन, कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है, देखिए डाइजेशन शुरुआत जो है ना बोकल कैविटी से स्टार्ट होगा, यानी कि माउथ से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एंड कहाँ होता है, एंड की यदि हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कहाँ रहेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लास्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन रहेगा। ठीक है, द swallowing ऑफ फूड फ्रॉम बोकल कैविटी इनटू ऑइसोफेगस इज ए रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय, जो हम निगल लेते हैं, ठीक है, निगल लेते हैं और रिफ्लेक्स एक्शंस उसको कौन कंट्रोल करेगा, जो रिफ्लेक्स एक्शंस है उसको कंट्रोल करने वाली चीज़ें कौन है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो रहता है वही रिफ्लेक्स एक्शंस रहेगा, swallowing ऑफ फूड फ्रॉम बोकल कैविटी इनटू द ऑइसोफेगस। ठीक है, अच्छा, क्योंकि देखिए खाना जो है एक बार मुंह के अंदर आया,
वहाँ तक आपकी कंट्रोल में है। आप चाहोगे तो आपको कोई बोलेगा बधाई है मिठाई ले लीजिए, आप बोलोगे नहीं नहीं शुगर ज़्यादा है, हम मिठाई नहीं कंज्यूम करेंगे। तो वहाँ तक तो आपकी मर्जी है। आप चाहोगे या तो आपकी फेवरेट खाना देख लो, आप ज़्यादा खा लोगे, नहीं खाना है तो नहीं खाओगे, ठीक है ना, पेट भरा हुआ है नहीं खाओगे। तो ये तो यहाँ तक तो आपकी कंट्रोल में है, लेकिन जब एक बार आपने स्वॉलो किया उसके बाद क्या होगा वो आपकी कंट्रोल में नहीं है। खाना उसके बाद कैसे नीचे जाएगा या जाएगा या नहीं जाएगा ये कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन निगलने तक आपके कंट्रोल में होता है। वहाँ पे जो स्वॉलोइंग होता है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शंस की वजह से हो जाता है। ग्लूकोज, सम अमीनो एसिड्स एंड सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय, तो कैसे वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होंगे, मतलब कि एटीपी खर्चा करके, याद रखिए कुछ अमीनो एसिड्स सोडियम ऑब्जर्व होते हैं। गैस्ट्रिक जूस डज नॉट कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस में क्या नहीं है, गैस्ट्रिक जूस मतलब कि स्टोमक से निकलने वाले जो जूस होता है उसमें, ठीक है। याद रखिए लाइपेज, कुछ गैस्ट्रिक लाइपेज होता है लिपिड को डाइजेशन करने में, रेनिन तो होता है, मिल्क प्रोटीन, प्रोटीएज होता है यानी कि पेप्सिन होता है, ठीक है। लेकिन अमाइलेज, अमाइलेज का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता है, याद रखिए, ठीक है। एंड प्रोटीन के डाइजेशन स्टोमक से ही शुरुआत होता है एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता, तो अमाइलेज नहीं होगा। 29 यदि हम बात करेंगे, 29 क्या दे रखा है, the product of protein digestion the amino acids are absorbed in the ileum through, तो अमीनो एसिड्स किस इलियम से कहाँ से जो है ऑब्जर्व हो जाता है, देखिए तो ये ब्लड कैपिलरीज में ऑब्जर्व होगा। लैक्टेल्स को जो फैट होते हैं लैक्टेल्स को ऑब्जर्व होते हैं, ये प्रोटीन जो रहेगा मतलब अमीनो एसिड जो रहेगा प्रोटीन के डाइजेस्टेड प्रोडक्ट वो तो ब्लड को आ जाएगा। कैपिलरी ब्लड कैपिलरी तो झिल्ली, मतलब कि झिल्ली ऐसे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये इस तरीके से झिल्ली है और ब्लड सप्लाई ऐसे रहता है, ठीक है, कहाँ गया, ये है, इसको ऐसे ब्लड सप्लाई रहता है या लिम्फ सप्लाई रहता है, एंड लिम्फ जो रहेगा फैट चीज़ों को ऑब्जर्व करके लाएगा। और ये गैस्ट्रिक जूस कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस में क्या रहेगा, पेप्सिन रहेगा ना, रेनिन रहेगा एंड कुछ लाइपेज भी रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिए पेप्सिन रेनिन है, अमाइलेज तो नहीं है, अमाइलेज है यहाँ पे, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नहीं, गैस्ट्रिक जूस यानी कि स्टोमक में इंसुलिन ग्लूकागॉन की रोल नहीं है, वो तो पैनक्रियास से सिक्रेट होता है, पैनक्रियास से सिक्रेट होने के बाद आपकी आएगा कहाँ ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को आ जाएगा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ गल ब्लैडर, गल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करके रखेगा, किसको, गल ब्लैडर स्टोर करके रखेगा आपकी बाइल को, जो बाइल लिवर से सिक्रेट हो रहा है, लीवर से ऐसे सिक्रेट होगा, लीवर से जो निकलता है उसको हेपाटिक डक्ट कहते हैं, और गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट होता है, स्टोर होकर रहेगा, तो उसके बाद हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ बाइल याद रखिए, स्टोर करने में हेल्प करता है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, आफ्टर absorption of digested lipid by lymphatic of small intestine, these became milky, then these lipoprotein droplets called as, तो डाइजेशन होने के बाद वो जो लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है हम उसको काइल कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। सॉरी जो डाइजेस्टेड है, अच्छा अब मैं बता देती हूँ, काइम काइल ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये काइलोमाइक्रोन्स होता है, हमने जैसे बात किया कि डाइजेशन हो गया, मतलब कि पहला लिपिड था उसको छोटे छोटे फैट ग्लोबुल्स में हमने कन्वर्ट किया माइसेली, उसके चारों तरफ जब हम प्रोटीन की कोट लगाएंगे उसको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहेंगे, समझ रहे हो ना, ये ऑब्जर्व हो जाएगा। आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड लिपिड बाय लिम्फेटिक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस बिकेम मिल्की, देन दिस लिपोप्रोटीन, यहाँ पे दे रखा है ना लिपोप्रोटीन, लिपिड के साथ साथ प्रोटीन ड्रॉपलेट को हम काइलोमाइक्रॉन कहेंगे। देखिए खाना जब हम माउथ के अंदर बुक्कल कैविटी के अंदर चुबाते हैं निगलने के टाइम पे उसको हम बोलोस बोलते हैं, बोलोस बोलते हैं, ये राउंड हो जाएगा। कभी कभी आपने मार्क किए होंगे, मान लीजिए आपने एकदम खाना को चुबा लिया, अच्छे से चबा लिया, सडनली आपको लगा कि कोई है ना स्टोन वगैरह कुछ आ गया या तो कुछ है ना, या बादाम आपने खा लिया, मतलब बहुत सारे बादाम पहले खा लिए थे, चुबा रहे थे, लास्ट एक बादाम आपने खा लिया, थोड़ा गंदा निकला, तो उसके बाद आप जब निकालोगे ना थोड़ा राउंड सा स्ट्रक्चर आपको लगेगा, समझ रहे हो ना, तो उस चीज़ों को हम बोलोस कहते हैं। ये राउंड इसलिए होता है क्योंकि इस पाइप के अंदर ऐसे ऐसे है ना रोल ओवर होते हुए जाने के लिए आसान रहेगा। स्क्वायर शेप होगा तो भी दिक्कत है, तो इसलिए रोल है। कोई भी एक एरिया में एक स्क्वायर को आपको ऐसे लेना आसान रहेगा या एक सर्कल को, समझ रहे हो ना, सर्कल को ऐसे निकाल दोगे आगे 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 मूव करता रहेगा, तो इसलिए बोलोस है,
ठीक है, बोलो, गोलू बोलू आप याद रखिए, बोलोस है। जब ये बोलोस है स्टोमक की एसिडिक एनवायरनमेंट में मिल जाता है, हम उसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? काइम बोलते हैं। ठीक है ना, बोलो सभी कायम हो जाएगा। तो उसके बाद ये फिर इंटेस्टाइनल एरिया को आ जाता है। तो यहाँ पे ये लिपोप्रोटीन सब्सटेंसेस को काइलोमाइक्रोन, एक बार भी हम पढ़ चुके हैं काइलोमाइक्रोन, ये काइलोमाइक्रोन। हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एल्ड्स, फॉस्फोलिपिड मतलब कि इसकी जो हाइड्रोलिसिस जब होगा क्या निकलेगा फॉस्फोलिपिड को? ग्लिसरल, फॉस्फोरिक एसिड एंड फैटी एसिड। जब आप फॉस्फोलिपिड की मतलब स्ट्रक्चर देखोगे, लिपिड के स्ट्रक्चर देखोगे, लिपिड हमेशा स्ट्रक्चर वगैरह ये चीज़, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आपने देखा है तो आपको ये आसान से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, ग्लिसरल्स रहता है, एक ग्लिसरल ऐसे रहता है, ठीक है, लिपिड की जो स्ट्रक्चर होता है। जब इस ग्लिसरल के साथ फैटी एसिड्स की चेन जुड़ता है, 3 फैटी एसिड चेन रहता है जो नॉर्मल लिपिड की स्ट्रक्चर है, इसलिए हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। उनमें से एक फैटी एसिड की प्लेस में एक फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा, उसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। समझ में आया ना, स्ट्रक्चर वही है। ये बोल रहा है जब ये ब्रेक होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको फॉस्फेट अलग मिलेगा, ग्लिसरॉल अलग मिलेगा, फैटी एसिड चेन अलग अलग मिलेगा। ये बोल रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड मतलब कि डाइजेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड जब होगा आपको क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। दे रखा है ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस। ये दिए नहीं क्या नाइट्रोजनस बेसिस मिलेगा? नहीं है ना, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स मिलेगा। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड पूछा है ना, सिर्फ लिपिड पूछा होता होगा तभी ये आंसर होगा। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड पूछा है तो फॉस्फेट तो आएगा जरूर। ठीक है, एंड एसिटिल कोएंजाइम है। एसिटिल कोएंजाइम से जब वो फैट डाइजेस्ट होने के बाद सेल के अंदर आ जाता है, सेल उसको ब्रेक करता है, तभी आपको एसिटिल कोएंजाइम मिलेगा बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से। अभी हम कहाँ है? हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर है, वहाँ पे लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हमको स्मॉलर मॉलिक्यूल बनानी है, एंड ये है उनकी नतीजा। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम सेल के अंदर होगा बीटा ऑक्सीडेशंस में। द फूड जो हम आगे बात करेंगे है ना, इस सेमिस्टर में तो है मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री, वहीं पे बात करेंगे। द फूड दैट गिव्स मोर कैलोरी पर यूनिट मास ऑफ फूड इज, सबसे ज़्यादा कैलोरी देने वाला जो फूड होता है ये फैट होता है। हम बीटा ऑक्सीडेशन जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें होता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कैलोरी देने वाले जो फूड है फैट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे फिर क्वेश्चन 35 देखेंगे। द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑब्जर्व फूड सब्सटेंसेस बाय टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू जब जो ऑब्जर्व फूड तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद हम बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो गया, डाइजेशन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हम देखेंगे एसिमिलेशन हो रहा है। ठीक है ना, एसिमिलेशन। डिग्लूटेशन का मतलब है कि खाना को निगलना है ना, हम खाना को ऐसे निगल लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, उसको हम डिग्लूटेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन मतलब कि फैट की जो तोड़ना, ब्रेक डाउन होना, फैट ग्लोब्यूल्स था, बड़ा सा स्ट्रक्चर था, ब्रेक करते करते छोटा स्ट्रक्चर बन गया, उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि हार्डनिंग या टाइटनिंग ऑफ द स्टूल। लैटिन पास आउट होने के टाइम पे ज़्यादातर लोगों की जो इंटरसीजन्स में हो जाता है उसको हम कॉन्स्टिपेशंस कहते हैं, मतलब कि स्टूल बाहर नहीं आएगा, पहला स्टूल जो होता है ज़्यादा थोड़ा टाइट स्टूल रहता है, उसको जो कि जैसे कि क्या होता है पाइल्स वगैरह में ये चीज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशंस कहते हैं उसको। तो एसिमिलेशंस रहेगा, जो चीज़ें ऑब्जर्व हुआ वो सेल के अंदर चला जाएगा, जैसे ग्लाइकोलिसिस चीज़ें चलेगा, वो सारे जो चीज़ें होता है वो एसिमिलेशंस कहलाता है। उसके बाद देखेंगे 36, द हाइड्रोलाइटिक एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूसेस पेंटोज शुगर। कौन सी एंजाइम्स के? पेंटोज शुगर कहाँ है? पेंटोज शुगर आपका डीएनए में हमने देखा था कि राइबोज शुगर है, एक पेंटोज शुगर है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस आड है, यहाँ पे फॉस्फेट है। तो ये बोल रहा है कि कौन सी चीज़ें की डाइजेशन होने से हमको पेंटोज 5 कार्बन शुगर वाला सब्सटेंसेस मिलेगा, है ना। हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द व्हिच, कौन से एंजाइम्स में? तो ऐसा एंजाइम जो डीएनए या आरएनए को तोड़ सकता है, वही एंजाइम जब एक्शंस दिखाएगा हमको पेंटोज शुगर मिल जाएगा। तो अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, फिर वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा? जो आपकी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, वो तो नहीं होगा। सुक्रेज जो कि सुक्रोज को करेगा, सुक्रोज भी पेंटोज 5 कार्बन नहीं है, 6 कार्बन होता है। न्यूक्लियोटाइडेज, द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूसेस पेंटोज शुगर। हाँ, न्यूक्लियोटाइडेज दे रखा है जो कि न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा, है ना। न्यूक्लियोटाइड टाइडेज दे रखा है, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा मतलब है कि
न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइडेज जब हम देखेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनी हुई है, तो ये उसको तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइडेज। और एक न्यूक्लियोसाइडेज होता है ना, न्यूक्लियोटाइडेज जब रहेगा ये क्या किसको तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनी हुई है देखिए, जब पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ता है हम उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, एंड जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज जो है उस फॉस्फेट को रिमूव करेगा, फिर बच जाता है न्यूक्लियोसाइडेज, मतलब कि फॉस्फेट के साथ साथ नाइट्रोजनस बेसिस। न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम्स जब आएगा, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में हम लिख देंगे न्यूक्लियोसाइडेज, टाइडेज ना देख के साइडेज लिख देंगे तो ये आंसर होगा। तो अभी के लिए नॉन ऑफ दीज एबव आप मान के चलिए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइडेज जो होता है वो तो ब्रेक करता है लेकिन फॉस्फेट को रिमूव कर देता है, वो नाइट्रोजनस बेसिस को रिमूव नहीं करेगा, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा, तो न्यूक्लियोसाइडेज होगा। फिर हम बात करेंगे 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी एसिमिलेटेड अनचेंज्ड। एसिमिलेट होने के बाद भी वो अनचेंज्ड है, ये क्या है, वो विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स एज इट इज़ ऐसे ही जाके यूज हो जाते हैं, है ना, ऑब्जर्व होके यूज हो जाते हैं, अनचेंज रहता है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च है ना वो तो मोनोसैकेराइड्स को कन्वर्ट हो जाएगा, लिपिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल को कन्वर्ट हो जाएगा, तो विटामिन एज इट इज ऐसे रहेगा। विटामिन बी सी ना, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसको हम सीसी के कहते हैं, इज फॉर कोलेसिस्टोकाइन क्यों सिक्रेशंस होते हैं, याद रखिए कोलेसिस्टोकाइनिन जो रहेगा वो गॉल ब्लैडर की स्टिमुलेट, मतलब कि जो है ना स्टिमुलेट करता है ताकि बाइल जो है सिक्रेशन हो जाए, समझ रहे हो ना। देखिए कोलेसिस्टोकाइन सिस्सी के कोलेसिस्टोकाइनिन, देखिए क्या होगा, वो गॉल ब्लैडर को जो है ना, मान लीजिए इस तरीके से, या इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे तो जो लिवर है ये गल ब्लैडर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिस, जब भी फैट वाला खाना आपने कंज्यूम किया तो उस टाइम पे कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रेशंस होगा, ये रेगुलेट स्टिमुलेट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, जिस वजह से यहाँ पे गल ब्लैडर से बाइल जो है रिलीज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि जब मान लीजिए आपने कोई खाना फैट वाला खाना कंज्यूम नहीं किया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाइल की फंक्शंस को, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन इस पर बाइल फंक्शंस, कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर है, आयरन नहीं है ना। ट्रिप्सिनोजेन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ट्रिप्सिनोजेन जो है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, देखिए जेन लिखा है तो इसका मतलब है कि इनएक्टिव फॉर्म रहेगा ट्रिप्सिनोजेन, लेकिन ट्रिप्सिन है ना ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब है कि एक्टिव फॉर्म है जो कि प्रोटीन को तोड़ सकता है। तो याद रखिए जितने भी पैनक्रेटिक जूस के एंजाइम्स होते हैं सब इनएक्टिव होते हैं, जब वो ये आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं और एक्शंस दिखाता है, तो इसलिए क्या होगा ना, ट्रिप्सिनोजेंस जो है ये आपकी पानक्रियास से सिक्रेट होता है। फिर हम बात करेंगे एंटेरोकाइनेज के बारे में। एंटेरोकाइनेज दे रखा है ए हॉर्न, एंटेरोकाइनेज क्या होता है एंटेरोकाइनेज ए सी लिखा है तो इसका मतलब कि हार्मोन्स तो नहीं होगा, एक एंजाइम्स होगा, ठीक है ना, हार्मोन्स तो नहीं होगा, ए सी लिखा है ना। एन एंजाइम यस दैट एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ अ पैनक्रेटिक जूस, यस एंटेरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि आपकी क्या इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है, एंड पैनक्रियाटिक जूस क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए ये डियोडेनम है, ठीक है ना, ये डियोडेनम वाला हिस्सा है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम सिक्रेट होता है वो एक्चुअली इनएक्टिव होते हैं। जब वो इनका इनएक्टिव एंजाइम्स जब स्मॉल इंटेस्टाइन को आ जाएंगे वहीं पे एक्टिवेट कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज करेगा, तो उसके बाद सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, फंक्शंस करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद रखा है कि ये हार्मोन दैट प्रिवेंट्स द सिक्रेशन ऑफ, अच्छा ये तो नहीं होगा, ये हार्मोन्स तो नहीं है, एंजाइम ही है, यहाँ पे दे रखा है कि एंजाइम दैट एक्टिवेट द प्रोटीलाइटिक एक्शंस ऑफ द सक्कस एंट्रिकस, नहीं। 41 देखेंगे, हाइड्रोलिसिस बाय फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूसेस ओनली ग्लूकोज, ये बोल रहा है कि कौन सी एंजाइम्स है, हाइड्रोलिसिस बाय फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूस ओनली ग्लूकोज, कौन सी एंजाइम्स की हाइड्रोलिसिस होने से हमको ग्लूकोज मिलेगा, अमाइलेज ये तो नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रेज नहीं है, लैक्टेज तो मिल्क शुगर होता है, तो लैक्टोज बनाएगा, माल्टेज हाँ ये ग्लूकोज को मिलके माल्टोज बने होते हैं, जब माल्टोज के ऊपर एक्शंस दिखाएगा तो ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर हम देखेंगे आपकी
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गल ब्लैडर इज इनिशिएटेड बाय, उसको कौन करेगा, अभी हमने देखा कोलेसिस्टोकाइन, ठीक है ना। कोलेसिस्टोकाइन जो होता है कंट्रैक्शन सीसी के, कोलेसिस्टोकाइन गल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शंस करता है। पहले खाना आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, उसके बाद कोलेसिस्टोकाइन सिक्रेट होगा, वो जाके गल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो रिलीज हो जाएगा बाइल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरल आर फास्ट टेकन आउट फ्रॉम एलिमेंटरी कैनाल बाय, उस फैटी एसिड एंड ग्लिसरल उसको पहले कौन मतलब कि कौन ऑब्जर्व करेगा, जो लिम्फ वेसल, वही लिम्फ वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं, ठीक है, लैक्टियल्स हम बोलते हैं। तो उसके बाद देखेंगे 43 44 देखेंगे मेल्स हुइच आर रिच इन फैट आर नॉट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन इन द एब्सेंस ऑफ, ये बोल रहा है कि ऐसा मील आपने कंज्यूम किया है जो जिसमें फैट है, रिच इन फैट है ना, आर नॉट डाइजेस्टेड इन इंटेस्टाइन इन एब्सेंस ऑफ, इंटेस्टाइन में वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, किन की एब्सेंस में, पेप्सिन, फैट है, पेप्सिन्स की तो रोल नहीं है, एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज जो है फिर दे रखा है कि इंसुलिन एंड स्टेप्सिन्स, स्टेप्सिन्स जो है ये भी एक लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उसको पानक्रियाज सिक्रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे मील्स विच इज रिच इन फैट आर नॉट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन इन द एब्सेंस ऑफ, कि इनके एब्सेंस में ना पानक्रियाटिक एंजाइम्स, इनके एब्सेंस में यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंट्रोकाइनेज जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम्स होता है जो कि सारे कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, लेकिन स्टेप्सिन्स जो होता है दैट विल ओनली एक्टिवेट द लिपिड, मतलब कि लिपिड को डाइजेशन करने में हेल्प करेगा एंड इट विल सीक्रेट्स फ्रॉम द पैनक्रियाज, ठीक है। एंजाइम ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय, ट्रिप्सिन एंजाइम्स को कौन सिक्रेट करता है, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स को पैनक्रियाज सिक्रेट होता है, ठीक है ना। लाइसोजाइम्स दैट प्रेजेंट इन परसेप्शंस सालेवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉयज, लाइसोजाइम्स के बैक्टीरियल मतलब कि चीज़ें होता है, बैक्टीरिया वगैरह को तोड़ने में होता है, सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होता है उसको तोड़ देता है, तो इसलिए बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगा, वाटर अंदर एंट्री हो जाता है। फिर हम बात करेंगे मामल्स में ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो गेट इट फ्रॉम, तो मामल्स जो होता है मामल्स में ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो गेट इट फ्रॉम, अच्छा हम वाटर तो क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हम ले रहे हैं, बॉडी से वाटर कैसे रिलीज होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इनटू हीमोग्लोबिन, तो फिर कब होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होने के टाइम पे वाटर रिलीज होता है, ठीक है ना, ब्रेकडाउन होने के टाइम पे नहीं, ब्रेकडाउन में यूज होगा, ऑक्सीडेशन जब होता है फिर रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपकी व्हेन ए पीस ऑफ ब्रेड इज इन च्यूड, जब एक पीस ऑफ ब्रेड को हम च्यू करेंगे च्यूड, इट टेस्ट स्वीट बिकॉज, तो हमको स्वीट टेस्ट फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, देखिए क्यों, क्योंकि द शुगर कंटेंट आर ड्रॉन आउट, जो शुगर है उससे आ जाता है, सालाइवा कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द मैल्टोज, ठीक है, ये है, तो हम खाना जो खाना है हम चबाने के बाद हमको लगता है, क्योंकि सालाइवा जो है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। इट डज नॉट टेस्ट स्वीट, नहीं स्वीट ही टेस्ट आता है, डज नॉट नहीं, द टेस्ट बॉड्स आर स्टिमुलेटेड बाई च्यूइंग, टेस्ट बॉड स्टिमुलेटिंग नहीं होता है, मतलब कि माल्टोज ऐसा नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट के नाम तो इसलिए होता है ना, स्वीट इन टेस्ट होता है इसलिए। फिर दे रखा है कि 49 नंबर में दे रखा है कि हर्बीवोरस एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, बिकॉज हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स तो है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर सिकम हेल्प द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज, उनकी सिकम में जो होता है बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। मोलर एंड प्रीमोलर टीथ क्रॉस ऐसा तो नहीं है, गैस्ट्रिक जूस डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर सेलुलोज नहीं, एलिमेंटरी कैनाल वेरी लॉन्ग तो होता है उनके केस में, लेकिन एक ही वजह नहीं है कि सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए, हाँ हर्बीवोरस की एलिमेंटरी कैनाल उतना लॉन्ग नहीं है, कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स की एलिमेंटरी कैनाल लॉन्ग रहता है, उनका लॉन्ग नहीं है।
अच्छा, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेंट फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मैक्सिमम वाटर। तो मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ठीक है। तो याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है लेकिन मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो ये 50 क्वेश्चन आज के लिए है। आई होप कुछ चीज़ें क्लियर होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।